हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ये हमारे एनसीईआरटी पेज नंबर 59, 60 और 61 को कवर करेगा। लास्ट वीडियो में हमने इससे पहले वाला टॉपिक कवर किया था जिसमें हमने बात की थी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल। आज हम करेंगे हमारे उन कंपोनेंट्स के बारे में जिसका सेल बना है। तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस टॉपिक को करने से पहले आप अपनी बुक साथ में खोल लो और हाथ में पेंसिल लेके बैठो। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इसमें होंगी वो सब साथ साथ अंडरलाइन करते रहना। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। कम टू पेज नंबर 59। यहाँ पे देखो पेज नंबर 59 पे यहाँ पे एक टर्म लिखी है डिवीजन ऑफ लेबर। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसको अंडरलाइन कर लो। इससे क्या मतलब है हमारा, जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं। लाइक वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर कोई भी पार्ट, कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज हमारी खराब हो जाती है, सपोज किडनी काम नहीं कर रही, तो किडनी का काम कोई और ऑर्गन नहीं करेगी। अगर लीवर काम नहीं कर रहा तो उसका काम कोई और ऑर्गन नहीं करने वाला। अगर हार्ट काम नहीं कर रहा तो उसका काम कोई और ऑर्गन नहीं करने वाला। जो काम जिसका है वो ऑर्गन अपना काम परफॉर्म करता है, और अगर वो ऑर्गन खराब हो गया तो उसका काम कोई और ऑर्गन नहीं करेगी या और कोई सिस्टम नहीं करने वाला। इसी को हम डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। हमारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, हम लोगों के अंदर देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। काम बटा हुआ है, जिसका जो काम है वो सिस्टम वही काम कर रहा है। अगर कोई सिस्टम खराब हो गया तो कोई और उसका काम नहीं करेगा। सिमिलरली हमारा जो सेल होता है ना, उसके अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनील्स बोलते हैं, सेल ऑर्गेनील्स। वो अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनील, अगर कोई भी कंपोनेंट खराब हो गया ना, तो उसका काम कोई और कंपोनेंट कभी भी नहीं करेगा। सो देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। सेल के अंदर भी देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, काम बटा हुआ है। देयर आर सो मेनी ऑर्गेनील्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लास्टिड्स, और बहुत कुछ होता है, बहुत सारी ऑर्गेनील्स होती है। सबका काम बटा हुआ है, कोई किसी और का काम नहीं करेगा। सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। सेल के अंदर भी काम बटा हुआ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसका जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, या हम बोले हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इट इज बेसिकली कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और वी कैन से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हम इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप क्या लिखोगे? बिकॉज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ some substances in or out of the cell। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ चीजों की एंट्री और एग्जिट को अलाउ करता है, सेल के अंदर आना और सेल के बाहर जाना। वो कुछ चीजों की एंट्री और एग्जिट को अलाउ करता है, हर एक सब्सटेंस की मूवमेंट को अलाउ नहीं करता। ये नहीं कि कुछ भी अंदर जा सकता है या कुछ भी बाहर जा सकता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये तो हो गया रटने के लिए, ये तो हो गया कि अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर क्या करना है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों है कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिर्फ कुछ ही चीजों को अलाउ करता है कि वो अंदर आए, और कुछ ही चीजों को अलाउ करता है कि वो बाहर जाए। ठीक है, दैट इज वाई हम उसे सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल बोल रहे हैं, क्योंकि वो सिलेक्ट कर करके चीजों को अंदर लेके आ रहा है या चीजों को बाहर भेज रहा है। ठीक है, अब मान लो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हमारी सेल की, ये पूरा एक सेल होगा। ठीक है, उसका एक कुछ पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वी हैव लिपिड्स, अभी हम आगे पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, ये जो आपको गोल गोल सर्कुलर शेप दिख रहे हैं ना और ये ब्लैक लाइंस, दीज आर लिपिड मॉलिक्यूल, ये होते हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लिपिड बाई लेयर, दो हैं बाई लेयर, एक ऊपर से आ रहे हैं ऐसे, एक लेयर ये नीचे से आ रही है। सो लिपिड बाई लेयर एंड प्रोटीन्स, बीच बीच में ना प्रोटीन्स होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, मतलब मोस्टली जो सेल्स हैं उसमें ना जो हाइड्रोफोबिक, देयर आर सम मॉलिक्यूल्स, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली, एक होते हैं हाइड्रोफोबिक और एक होते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो हमारे वाटर रिपेलिंग होते हैं, जो पानी से दूर भागते हैं, उन्हें बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। जैसे ऑरेंज वाला जो मैंने दिखाया ना, मान लो ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल इस प्लाज्मा, इस लिपिड मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करके सेल के अंदर या सेल के बाहर भी जा सकता है, डिपेंडिंग कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है। एक पॉइंट याद रखना, सेल को जब क्रॉस करता है ना कोई मॉलिक्यूल, it depends mainly, it depends on the concentration of the substance। जिस साइड पे वो ज्यादा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, वो वहां से कम की तरफ आएगा। अगर अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो अंदर से बाहर जाएगा, अगर बाहर ज्यादा है तो बाहर से अंदर आएगा। तो बेसिकली जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो लिपिड की लेयर में से इस लिपिड को इजिली क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि लिपिड भी हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है और ये भी हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। तो वो इसके बीच में से या हाइड्रोफोबिक पार्ट से इजिली क्रॉस कर जाते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, एक टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, वाटर अट्रैक्टिंग, जो वाटर अट्रैक्टिंग होते हैं। जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो हमारे इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, वो हमारे यहां से टकरा के वापस मुड़ जाते हैं। हाइड्रोफोबिक पार्ट ना उसको क्रॉस ही नहीं होने देता, ये वाला जो पार्ट है ना वो उसको क्रॉस ही नहीं होने देता, उसको रिपेल करता है, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है और ये पार्ट हाइड्रोफोबिक है, तो ये इसको रिपेल करता है। तो ये जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये इन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। थ्रू दिस, विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोटीन्स, वो इन प्रोटीन्स की हेल्प से मूव करते हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, हम अब क्यों बोल रहे हैं, आप समझो व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि हर एक सेल में, हर एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, एंड दीज प्रोटीन्स आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। जैसे ये एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, लाइक मान लो ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टर है, ये सिर्फ ग्लूकोज को ही ट्रांसपोर्ट करेगा, ये नहीं कि कोई भी हाइड्रोफिलिक मेरे में से क्रॉस हो जाए। ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है और ये सिर्फ ग्लूकोज को ही अंदर जाने देगा। तो जिन मॉलिक्यूल्स के, जिन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होंगे, सिर्फ वही मॉलिक्यूल इसको क्रॉस करके अंदर जा पाएंगे। जिसके पास ये प्रोटीन चैनल्स नहीं होंगे, सपोज यहाँ पे राइबोज है और उसका प्रोटीन चैनल यहाँ नहीं है, तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये कुछ चीजों को, देखो हाइड्रोफोबिक तो हो ही जाते हैं लिपिड मेम्ब्रेन से, बट हाइड्रोफिलिक के लिए ये प्रोटीन्स चाहिए, और ये प्रोटीन्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ये सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइप के मॉलिक्यूल को ही क्रॉस करने देते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल, क्योंकि वो कुछ ही चीजों को क्रॉस होने देगा जिसके प्रोटीन्स उसके पास प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने तुम्हें अभी बोला है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है ना, वो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होती है। जैसे मान लो ग्लूकोज सेल के बाहर ज्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो वो बाहर से अंदर आएगा, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है अंदर कम, तो अंदर आएगा, अंदर ज्यादा है बाहर कम, तो अंदर से बाहर जाएगा। ये चीज याद रखना, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एंड अनदर थिंग इज, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन,
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके पास नोज और लंग्स नहीं होती, और वो अपनी स्किन के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही ऑक्सीजन और CO2 को बाहर और अंदर करते हैं। एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, कि बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, बाहर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद आता है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस, यही सेम प्रोसेस, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, बट इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर। कोई भी चीज अगर हाई टू लो जा रही है तो उसे हम डिफ्यूजन बोलेंगे, बट अगर वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है तो उसको हम ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, और इसमें ये लिखना मत भूलना, थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब हाई टू लो जाएगा वाटर, तो उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑस्मोसिस। Then we have हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आपकी बुक में डायग्राम नहीं है, पर डायग्राम के साथ आपको इस टॉपिक में क्लैरिटी आएगी कि ये टॉपिक आपसे क्या पूछ रहा है। सो फर्स्ट थिंग इज, देखो एक सॉल्यूशन होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ना बहुत सारा, जैसे मैंने पानी में बहुत सारा नमक डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। कॉन्सेंट्रेशन के बारे में आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे केमिस्ट्री में, तो अभी हम कॉन्सेंट्रेशन पे फोकस नहीं कर रहे, वो आप सेकंड चैप्टर में केमिस्ट्री में करोगे। आई एम सेइंग कि अगर मैं बाहर एक सेल को, अगर मैं एक एनिमल सेल को, मान लो RBC, रेड ब्लड सेल को, पानी के अंदर रखूं, और उस पानी की, वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो कॉन्सेंट्रेशन, वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड वाटर है, सपोज वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड वाटर है, सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है पानी की, और सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है पानी की, तो मेरा जो वाटर है ना, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ आएगा, सेल के अंदर से वो बाहर निकलेगा और बाहर वाटर की तरफ आ जाएगा। एक बीकर है मान लो, उसके अंदर मैंने सेल रख दिया RBC, उस वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बाहर लो है और सेल के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई है। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, बाहर कम है, सेल के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ आएगा, और मेरा जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा, पतला हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर, एनिमल सेल की अगर हम बात करें, तो वाटर जो है वो सेल के बाहर आता है और सेल श्रिंक हो जाता है। दूसरी कंडीशन देखते हैं आइसोटोनिक की। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है वो, जिसमें सेल के अंदर जितनी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है उतनी ही बाहर है। तो क्या होता है कि जितना पानी बाहर आ रहा है ना, उतना ही अंदर भी जा रहा है, और हमें लगेगा कि सेल के साइज में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, सेल वैसे का वैसे ही है, तो नॉर्मल वैसा ही रहेगा जैसा हमने डाला है, उसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें सेल के बाहर की कॉन्सेंट्रेशन, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन वाटर की कम है, जिससे क्या होगा, वाटर बाहर से अंदर जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और जब सेल के अंदर पानी जाएगा तो सेल पहले स्वेल होता जाएगा, और उसके बाद वो बर्स्ट हो जाएगा, वो फट जाएगा, वो सेल लाइज्ड, फट गया, खराब हो गया, खत्म हो गया वो सेल। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा होता है हमारा प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, प्लांट सेल में अगेन अगर हम इन्हीं तीनों चीजों को देखें, पहले हम हाइपोटोनिक में देखते हैं। मैंने एक प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला। प्लांट सेल जो होता है ना, उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सेल वॉल भी होती है। प्लांट सेल में एक सेल वॉल भी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर ये सेल वॉल है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जब हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो पानी जो है ना वो सेल के अंदर जाएगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन।
वो सेल के अंदर जाएगा। जब पानी सेल के अंदर जाएगा तो मेरा जो सेल है वो टर्जिड हो जाएगा। सेल वॉल ना बहुत ही हार्ड होती है, दीवार की तरह होती है जो हिलती नहीं है। वो एक सेल को शेप देती है, रिजिड होती है, हार्ड होती है। ठीक है, तो ये पानी इसके अंदर जाएगा, सेल अंदर ही अंदर फूल जाएगा, बट इसको हम बोलते हैं टर्जिड हो गया, टाइट हो गया, बट बर्स्ट नहीं होगा। प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होगा, ये क्या हो जाता है, टर्जिड, टाइट हो जाता है, पानी अंदर जाता है तो, और फिर एक पॉइंट के बाद पानी अंदर जाना बंद हो जाएगा। दूसरी चीज होती है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक के अंदर क्या होगा, जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर आएगा। ठीक है, अभी हमने इसमें भी यही किया था, जितना पानी अंदर जाएगा उतना बाहर आएगा, और हमें लगेगा सेल के साइज में कोई शेप में चेंज ही नहीं हो रहा, सेल वैसे ही नॉर्मल का नॉर्मल दिखेगा हमें, और उसको हम फ्लेसिड बोलते हैं, फ्लेसिड सेल। और तीसरा होता है प्लाज्मोलाइज्ड, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखूंगी तो मेरा जो प्लांट सेल है ना वो भी श्रिंक हो जाएगा, बट हम ये नहीं कहते कि प्लांट सेल श्रिंक हो गया, क्योंकि हमारा जो प्लांट सेल है इसके अंदर तो सेल वॉल भी है, और सेल वॉल होती है हार्ड, ये अपनी जगह से नहीं हिलने वाली। तो सेल तो हम कहेंगे यही का यही है, पर जो सेल के कंपोनेंट्स है ना, ये जो सेल के अंदर की चीजें थी, न्यूक्लियस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया और सब कुछ, ये सब इस सेल वॉल से दूर चले गए। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, यहाँ पे देखो, इधर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट इज द श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल। सेल के जो कंटेंट्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए अवे फ्रॉम द सेल वॉल, वो सेल वॉल से दूर चले जाते हैं, और उसी प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, और ये जो सेल होता है ना इसे बोलते हैं हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो ये याद रखना कि जो प्लांट सेल होता है वो हमारा प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो जाता है, वो हमारा, उसकी प्लाज्मोलिसिस होती है जब वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। फाइन, नेक्स्ट इज, यहाँ पे एक चीज और है, मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी। इसका क्या मतलब है, कुछ सब्सटेंसेस, मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि जो मूवमेंट होती है ना वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होती है। कभी कभी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसको लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ जाना होता है, ऐसा भी होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ मूव करना होता है, और अगर हम मूवमेंट लो टू हाई करवाए ना तो उस कंडीशन में हमारे जो प्रोटीन्स है, और वी कैन से जो हमारा ये मूवमेंट है वो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी होता है, विद द हेल्प ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल्स को यूज करके वो मॉलिक्यूल्स लो टू हाई जा सकते हैं। तो वो यही बोल रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, एटीपी, और वो मूवमेंट ना लो टू हाई होती है, और यहाँ पे लिख लो आप चाहे, इसे बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। राइट, इसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट थिंग इज, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो दो चीजों की बनी है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो इसको अंडरलाइन करो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, जैसे एमीबा है, एमीबा में, दिस इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एमीबा। एमीबा में यहाँ पे हमारे पास ये फूड पार्टिकल आया, ये फूड पार्टिकल सेल के अंदर चला गया, सेल के अंदर चला गया। इस प्रोसेस को, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एमीबा के अंदर ही होता है, ये चीज आपने देखी हुई है तो हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं, बट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इवन हमारे सेल्स में भी फैगोसाइटोसिस होती है। हम लोग भी, हमारे वाइट ब्लड सेल्स भी ऐसा करते हैं। तो जब कोई चीज ऐसे अंदर एनगल्फ, अंदर की अंदर चली जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोला जाता है। ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से होता है, कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो बहुत फ्लेक्सिबल है, और उसकी वजह से ही एंडोसाइटोसिस होता है। फाइन, नेक्स्ट इज, लास्ट टॉपिक इज सेल वॉल। ये मैंने आपको बता ही दिया कि सेल वॉल जो होती है वो बहुत हार्ड होती है, आउटर कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होती है,
और एनिमल सेल में नहीं होती, सिर्फ प्लांट सेल में होती है। ठीक है। सेकेंड थिंग इज, ये जो सेल वॉल होती है, इसको अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो इसकी प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी, ये प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये किसका बना होता है, यहाँ मैंने अंडरलाइन नहीं किया, आप इसको अंडरलाइन कर लो। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का बना होता है हमारा प्लांट का सेल वॉल। ठीक है। तो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स का बना है, सेल वॉल सेल्यूलोज का बना है। फाइन। एंड देन वी हैव ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपको पता ही है। अब इसमें ना एक चीज क्या प्रॉपर्टी होती है कि हमारा जो प्लाज्मा सेल वॉल होता है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह सेमी परमिएबल नहीं है, वो फुली परमिएबल है। वो किसी भी चीज को अंदर और किसी भी चीज को बाहर जाने देता है। उसके अंदर बड़े बड़े पोर्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, और उन पोर्स के थ्रू कोई भी चीज अंदर आ सकती है और कोई भी चीज बाहर जा सकती है। वो इट इज नॉट अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो हमारी मूवमेंट को, कि क्या चीज अंदर आए क्या चीज बाहर जाए, वो उसको डिसाइड करेगा। दूसरी चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फंक्शन और है कि वो हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है। आउटर लेयर है, आउटर कवरिंग है, सेल को प्रोटेक्ट करता है और हमारे आउटर एनवायरनमेंट और इनर एनवायरनमेंट को सेपरेट करता है, अलग करता है। अगर सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही टूट जाए तो ये जितनी भी चीजें इसके अंदर है वो सब फैल जाएंगी और सेल सेल ही नहीं रह जाएगा। फाइन। और जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, वो हार्ड होती है, वो एक दीवार की तरह होती है और वो सेल को शेप देती है। प्लांट सेल को शेप देती है, जिसमें सेल वॉल है वो सेल को शेप भी देता है। राइट। और ऑब्वियसली हार्ड है तो उसको प्रोटेक्ट भी करता है। ये हमारी सेल वॉल के फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज न्यूक्लियस, और उसके बाद हम और फर्दर टॉपिक्स करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। जिसको कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक इस टॉपिक तक, वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू।